जगह 24/7 के लाइव निशात में आपका खैर मकदम। मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से जो समाजी पार्टियां हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, पीडीपी की करें, एनसी की या अपनी पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन कहा जा रहा है कि इलेक्शन अपकमिंग मंथ्स में जो है, महीनों में जो है इलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं हर कोई पार्टी ये चाहती है कि हम बड़ी अक्सरियत से जो है इक़्तिदार में आए। ख़ासकर देखा जाता है कि लोग जो हैं बार बार ये बात कहते हैं कि ज़िला शोपियान को हमेशा ज़िला शोपियान के साथ सोतली माँ का सलूक किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। डेवलपमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, लेकिन शोपियान में उस लिहाज से, उस एतबार से जो है डेवलपमेंट नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं खैर मकदम में हमारी इस लाइव निशात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक मौका दिया बात करने का, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपनी पार्टी के कल प्रेसिडेंट सदर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम अल्ताफ़ साहब का ये दौरा होगा ज़िला शोपियान में, तैयारियां हो रही हैं, बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है तो वो अपने अपने दायरे के अंदर अपनी अपनी बसात और मकदूर के मुताबिक एक्टिविटीज़ करती है। तो इसमें कोई ना गैर मामूली बात है, तो ना ही कोई डगर से हट के कोई कदम है। अब अल्ताफ़ साहब पहले बाकी एरियाज़ की तरफ चले गए तो यहाँ नहीं आ सके, किसी एक वजह से, दूसरी वजह से, तीसरी वजह से। तो अब उनका प्रोग्राम बन गया आपकी बार, तो इसलिए वो आज आ रहे हैं। तो प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अपनी पार्टी का वजूद, जैसे आपने कहा 2 साल पहले वजूद में आई ये पार्टी, तो इन 2 सालों में मुझे लगता है जिस तरह के सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, तो इस कारकर्दगी को बुरा नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इससे मुतमईन हैं, लेकिन गैर मुतमईन होने की भी कोई वजह नहीं। तो अपनी पार्टी ने बहरहाल एक मैदान में कदम रखा है। जाहिर सी बात है, जो पार्टी पॉलिटिक्स में आती है मेन स्ट्रीम के अंदर, तो उसका काम ही है कि वो कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े, उनका कि एक तरफ से हालात नासाजगार होने की वजह से भी लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हालात ठीक हों। क्या ये सही टाइम है इलेक्शन करवाने का या इलेक्शन करने का? देखिए, सही टाइम क्या है, गलत टाइम क्या है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, आप अपना तजुर्बा शायद बयान कर रहे हैं। मैंने जो महसूस किया है या जो मैं लोगों की पार्टिसिपेशन सियासी जमातों के जलसों में देखता हूँ, तो उसकी बुनियाद पर मुझे ये तासुर लेने का हक़ बनता है कि मैं ये कहूँ कि लोग इलेक्शन चाहते हैं और फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, और लोगों की रसाई जो ऐवान इक़्तिदार है उस तक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम ये जो आफत उनके सर पे आ गई है, तो ये टले, तो अवामी हुकूमत जैसी तैसी भी हो वो मैदान में आए, तो शायद लोग, मेरे ख्याल में लोग चाहते हैं कि इलेक्शन। अगर कहीं ये वजह तो नहीं है, क्योंकि जब डीडीसी इलेक्शन करवाए गए, पंचायत राज पूरी तरह से नाफिज किया गया, इलेक्शन करवाए गए, लेकिन अभी उनको वो पावर्स नहीं मिले जिसका बहुत बड़ा दावा किया गया था एलजी और से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको पावर्स दिए जाएंगे। अभी भी हम जब डीडीसी मेंबरान से मिलते हैं तो उनके चेहरे पे मायूसी के सिवा हमें कुछ दिखता नहीं है। वो यही कहते हैं कि सिर्फ ये लफ्ज़ी माने हैं या कागज़ी हैं, लेकिन हमें आज तक पूरी तरह से पावर्स नहीं दिए गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ही सच्चाई है, इस बात में तो कोई एक ज़रा भर भी झूठ नहीं है। कौन सा एम्पावरमेंट हुआ है? एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ अभी उस तरह के से है नहीं। आप चीज़ों को इश्तिहार बना के बेचें, वो एक अलग बात है। तो ये पंचायत राज का मामला बहुत पहले से यहाँ ये आका से बढ़ के वफ़ादारी कुछ लोग दिखा रहे थे कि जी बाकी रियासतों में पंचायत राज सिस्टम है, यहाँ नहीं है। वो भूल गए कि यहाँ सिचुएशन क्या है। यहाँ असेंबली के इलेक्शन करवाना भी एक मामला था, बहुत मुश्किल मामला था। पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाना, चलिए वो आसान था, उतने लोगों को ये देनी प्रोटेक्शन, ये बाकी चीज़ें। इलेक्शन से पहले, किसी चीज़ से पहले जो पहली चीज़ है वो है
किसी शख्स की ज़िंदगी को सेफ्टी अता करना। तो इन्होंने यूं ही एक तमाशा दुनिया को दिखाना था। एक इनकी मुनाफिकत, हिपोक्रेसी की इससे बड़ा सबूत क्या है कि दुनिया को दिखाने के लिए इनने तो ये पंचायत का इलेक्शन तो करवा दिया। अगर हालात नासाजगार थे तो फिर ये क्यों करवाया? ये तो मुश्किल है, ये तो असेंबली के इलेक्शन के मुकाबले में बहुत ही मुश्किल इलेक्शन है कि नहीं, जहां आप हज़ारों लोगों को चुनते हैं। तो इनने एक ड्रामा रचाना था, रचा दिया। आए दिन टारगेटिंग किलिंग हो रही है। जो ही कोई टारगेट किलिंग होती है तो ये तो उनको बजाय इसके कि उनको एकोमोडेशन दें, उनको प्रोटेक्शन दें, वो तो कोई दे नहीं रहा है। अगर ये हुकूमत या अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ये संजीदा होती तो इस शोपियान में सबसे पहला काम क्या था करने का? वो ये था कि यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी बनती, जिस तरह पुलवामा में है, जिस तरह अनंतनाग में है, जिस तरह बारामुल्ला में है, ताकि कुछ लोगों को प्रोटेक्शन तो मिलता। जिन सरपंचों ने आपके टिकट पे लड़ा है, कहीं ना कहीं वो भी खौफजदा है, क्योंकि टारगेटिंग किलिंग की जाती है। 2 डिस्ट्रिक्ट में लगातार 2 सरपंचों पे अटैक किया गया। उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम अपने वसात के मुताबिक जो उनकी मदद कर सकते हैं, कहीं उनको जगह देने की अगर कोई गुंजाइश निकली। देखिए, जब एक गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकेगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो ऐसा नहीं कर सकती कि हर आदमी को प्रोटेक्शन दे। यहाँ कोई प्राइवेट सिक्योरिटी का कोई कंसेप्ट भी नहीं है, ना वो मुमकिन है। तो ये एक सरकार ही है जो ये चीज़ें कर सकती है, और ये कोई खैरात नहीं है। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने डगर से हट के एक काम किया है। ये वो लोग हैं जो बंदूक के रास्ते पे नहीं गए, पत्थर चलाने के रास्ते पे नहीं गए, तशद्दुद के रास्ते पे नहीं गए। उन्होंने तो अमन का रास्ता चुना था। लेकिन अब आप अगर उनकी भी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनको भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, सोसाइटी के अंदर उनको डिवैल्यू करेंगे, तो जाहिर सी बात है तो ये कैसे आगे बात बढ़ेगी। कल हमारी एक सरपंच से बात हुई थी, तो उनका कहना ये था कि अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं देगी तो हम इस्तीफ़ा पेश करेंगे। क्या ऐसे ही अगर जिनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, अगर ऐसे इस्तीफ़ा देने के लिए सब आगे आएंगे तो पंचायत राज का क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर ज़्यादा दबाव आता तो इस्तीफ़ा तो देंगे ही। तो पंचायत राज का भी वही होगा जो इस्तीफ़े के साथ होना चाहिए। लेकिन ये चलता रहेगा। अब ये देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँ, हम पिछले 30-32 साल से ये सारा कुछ देख रहे हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको देखें, सरकार भी बड़ी ताकतवर है। कोई भी सरकार किसी भी दुनिया के कोने में ताकतवर होती है आम लोगों के मुकाबले में। वो भी अपना काम चलाएंगे। दूसरे लोग जिनके पास ताकत है किसी भी तरह की, वो भी अपना काम चलाएंगे। लेकिन इस सारे के बीच में जो पिसेगा वो आम आदमी होगा। कश्मीर का नुकसान होगा, कश्मीरियों का नुकसान होगा। एक बात याद रखिए कि पिच आपका है और यहाँ जो ईंधन है इस आग के अंदर, वो कश्मीरी है। एक कहा जाता है, आमतौर पे ये कहा जाता है कि सियासी पार्टियां जो हैं, जो पीडीपी, एनसी या बाकी लीडरान हैं, आमतौर पे एक वर्ड यूज़ करते हैं कि अपनी पार्टी जो है ये बी पार्टी जो है बीजेपी की है। इस बारे में थोड़ी वजाहत चाहते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं, ये सबूत उनको लाना चाहिए, ठीक है ना। हम तो ये कहते हैं, देखिए, हमेशा सबूत उसको देना होता है जो किसी पर इल्ज़ाम लगाता है। यही है ना, दुनिया के तमाम मुसल्लमा कवानीन भी यही है ना। तो जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सबूत देता फिरे। बीजेपी के अल्ताफ़ ठाकुर ने एक कन्वेंशन में कहा था, आपने भी देखा होगा, कि अपनी पार्टी जो है वो हमारी अपनी ही पार्टी है, ऐसा उनका कहना था। कहीं ना कहीं ठीक जी, आपसे एक सवाल है, आप अगर बीजेपी के अल्ताफ़ ठाकुर की 99 बातों को झूठ समझते हैं, उनको रिफ्यूट करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, उसकी एक बात को सच कैसे बनाते हैं? इसलिए कि खुद आपके मन में भी कोई चोर है उस आदमी के जो ये कहता है। पहली बात है कि जो लोग ये बी पार्टी कहते हैं, ये हैं कौन? अगर ये सियासी पार्टियां कह रही हैं मेन स्ट्रीम, तो मैं इतना ही कहूँगा कि इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन तो ज़रा देख, ज़रा बंद कबा देख। जो लोग सर से पाँव तक डूबे हूँ इसमें, वो ये बात कहते हैं। अगर हम बी पार्टी हैं उनकी, तो फिर वो तो A1 पार्टी है उनकी, ठीक है ना। हमारे बारे में तो आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा हम क्या हैं। वो तो पहले से ही साबितशुदा हैं। हाँ, उनके चमचे भी वही थे, उनकी चमचियाँ भी वही थे, उनकी देगें भी वही थे। जो मैं कहता हूँ, ये इससे बड़ी कोई घटिया बात ही नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ,
पहला साझेदार कौन था बीजेपी का? कौन था आपसे पूछता हूँ? आप कहते हैं तीखा सवाल है, कौन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी क्या? उमर साहब बीजेपी की कैबिनेट में नहीं थे और वो किसी मजबूरी से भी नहीं थे क्या? सोच साहब को उन्होंने इस बात पर पार्टी से नहीं निकाल दिया कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया? क्या पीडीपी ने 2014 में 2 बार हुकूमत नहीं बनाई? पहली बार हुकूमत बनाई, फिर मुफ्ती साहब की वफ़ात हो गई, फिर खुद मैडम ने कहा कि मैं इनके साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगी, इनने मेरे बाप के साथ बेईमानी की, बाद ये की वो की। बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब कम से कम हमें एक पावर प्रोजेक्ट दे दो। कोई सियासी पावर नहीं मांगा उन्होंने, आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। पावर प्रोजेक्ट वो भी उनने नहीं दिया, फिर उनने हुकूमत नहीं बनाई। तो अगर वो भी तो टीम नहीं है, वो तो आरएसएस की मीटिंगों में शरीक होते थे उस वक्त। पीडीपी पार्टी में भी वही मेंबरान थे जो अपनी पार्टी में है। हाँ बिल्कुल है। क्या पार्टी बदलने से वो नापाक हो गए। रंग बदल सकता है, या पार्टी बदलने से इंसान का नेचर बदल सकता है? सवाल है, ये कोई इस्लाम नहीं है तो किसी ने छोड़ा तो कुफर हो गया, ये कोई मज़हब नहीं है तो किसी ने छोड़ा तो कुफर हो गया। सियासी पार्टियां एक एजेंडे के साथ काम करती हैं, इसमें लोग अपनी अपनी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। एक अच्छा सियासतदान अपने इलाके के मफादात भी देखता है। हाँ, इस बात पर एक केस टू केस फैसला हो सकता है कि किसने पार्टी किस मकसद से बदली, ठीक है ना? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो लोग, उन लोगों ने पार्टी नहीं बदली? ये पहली बार ये गुनाह हुआ है? मुझे बताइए, क्या पीडीपी में जो लोग थे उनने पार्टी नहीं बदली थी? वो एनसी से नहीं वहाँ गए थे क्या? वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से नहीं गए थे? तब वो अच्छे हो गए थे। फिर जब वो दूसरी जगह, मैं आपसे पूछता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन से दूध से धुले हुए लोग रहे हमेशा? 84 में जो लोग, जिन लोगों ने कत्ल किया जमहूरियत का, वही लोग दोबारा उनकी कैबिनेट में नहीं थे या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अगर वो उस वक्त ठीक हो गए, आज किस तरह ख़राब हो गए? यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो एजेंडा लेके पीडीपी आई थी, उस एजेंडे पे वो खरी उतरी नहीं, जिसकी वजह से आपको क्विट करना पड़ा। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूँ कौन एजेंडे पे खरा उतरा कौन नहीं उतरा, मैं ये बात कहता ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर की सिचुएशन के अंदर हालात इस तरह के हैं, यहाँ ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें चलाना इतनी आसान। आपको एक बात, आप सब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझनी चाहिए, सियासत कोई इजी खेल नहीं, ये कोई क्रिकेट की गेम नहीं है। कश्मीर के अंदर ये और भी मुश्किल है, पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 बड़ी ताकतें हैं। आप पाकिस्तान को इग्नोर न करें, वो भी अपनी गेम यहाँ खेलते हैं, दिल्ली वाले भी खेलते हैं। तो इस गेम के अंदर बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ए टीम वालों ने से आपने ये नहीं पूछा, कभी आप पूछे ना उनसे? आप तो नहीं पूछते कि भाई आप लोगों को एक मौका मिला था 2019 में इस्तीफ़ा देने का, आपके 5 नुमाइंदे वहाँ थे, आपने क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया उस वक्त? अब सवाल ये है कि हम कोई दावा लेकर ही नहीं आए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भाई रार पार सरहदें खोलेंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम आज़ादी लाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे बस में की बात ही नहीं, क्यों झूठ बोले। बीजेपी की ओर से ये कहा जाता है, रैलीज में जब उनकी कैंपेन चलती है उसमें कहा जाता है, खासकर रविंद्र रैना की ओर से, कि अपने बीजेपी पार्टी जो है कश्मीर से बड़ी अक्सरियत से वोट सीटें जो है हासिल करेंगी और इक़्तिदार में आएंगी। इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हर पार्टी, अगर आप किसी ऐसी पार्टी से पूछें कि जिसकी बज़ाहिर 2 सीटों की भी उम्मीद ना हो, वो कहेंगे हम 90 सीटें लेंगे। अब बीजेपी वाले कहते हैं तो कैसे कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, ये तो उनकी बात है ना। वो तो और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन मैदान पे ये सारे फैसले तब होते हैं कि जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और एक साफ़ और शफाफ डेमोक्रेसी हो, तब पता चलता है लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। ये एक अरेंजमेंट का मामला है। मैंने डंके की चोट पे ये बात कही है और इससे पहले इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं है। जो भी इलेक्शन हुए हैं वो टेलर्ड हुए हैं, और जो भी सरकार वहाँ थी, आज बीजेपी को गालियाँ दी जा रही हैं, तो जो तबाही, जो बर्बादी इस रियासत की कांग्रेस ने की है वो किसी ने नहीं की, तो वो टेलर्ड होती थी। यहाँ इस साउथ में 1967 में 22 लोग बिला मुकाबला कामयाब किए गए, तो एक वहाँ टर्म चली थी, वो भी हमारे शोपियान के ही नुमाइंदे शमीम साहब ने उठाई थी, खालिक मेट। तो ये चोरियों से लोग आते थे, तब कौन था यहाँ? तो मेरे कि अगर सिंसियरिटी हो, अगर यहाँ लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होने दिया जाए, अगर लोगों को एम्पावर किया जाए, मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से ही
تو کشمیریوں کو بہت کچھ کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے وسائل ہمارے پاس ہیں۔ اگر یورپ کے چھوٹے ملک جو چند لاکھ بلکہ کچھ ہزاروں میں ہیں، اگر وہ اتنا پیسہ صرف ٹورزم سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو کشمیر تو سارا ٹورزم ہی ٹورزم ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہاں پیسہ آتا نہیں، لیکن پیسہ جاتا کہاں ہے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہاں پیسے کی تقسیم کیسے ہوتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہاں اس ریاست میں حالت یہ ہے کہ امیر پیسہ ہی نہیں، بجلی کی فیس ہی نہیں دیتا، بڑے بڑے افسر بجلی کی فیس دیتے ہی نہیں ہیں، دیتے بھی ہیں تو اگر روپیہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، جبکہ غریب کے گلے پہ تو چھری چلائی جاتی ہے، بلکہ غریب کا گلا تو کاٹا جاتا ہے کہ جہاں میں حیران ہو گیا۔ اس کنڈی شوپیان میں آپ جائیے، جن گاؤں میں گیا، کئی جگہ میں نے دیکھا جہاں 10 سال سے کوئی بجلی نہیں تھی، کوئی پول نہیں تھا، کوئی تار نہیں تھی، کوئی ٹرانسفارمر نہیں تھا، تو وہاں لاکھ لوگوں کے سروں پہ چڑھا رہے ہیں اور کوئی سنتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں کاٹو، نہیں خود ہی مطلب ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اب کتنی باتیں میں آپ سے اس ایک انٹرویو میں بتاؤں۔ اب ڈیولپمنٹ کی بات آپ کمپلیٹ کروں۔ انٹرویو مطلب یہ ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں جہاں دونوں فریق ایگریمنٹ پہ دستخط کریں۔ ہوتا ہے کبھی آپ بھی اپنے سماج میں گھومتے، کبھی آپ نے ایسا ہوتا دیکھا؟ خود ہی کوئی انجینئر آتا ہے، آپ کو 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم نیک نیتی سے یہ ساری چیزیں کریں تو یہ تو ہمارے پاس پانی کی دولت ہے، ہمارے پاس جنگلات کی دولت ہے، تو ہم تو بادشاہ ہیں اس اعتبار سے۔ اب آخر میں اب ڈیولپمنٹ کی بات اٹھ گئی ہے اور ضلع شوپیان کی بات ہوئی ہے، ہم ضلع شوپیان میں ہی ہیں۔ کل بڑا یہاں پہ پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے، پارٹی کے صدر آ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کی بات تو ہمیشہ کنونشنس میں یا کہیں جب میٹنگ ہوتی ہے یا جلسے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے، تو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے شوپیان پیچھے ہے۔ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بہت پیچھے ہے، ہارٹیکلچر سیکٹر بھی پیچھے ہے۔ جس سیکٹر کی طرف ہماری نظر جاتی ہے دور دور تک کوئی ڈیولپمنٹ کا نام و نشان سامنے نہیں آتا۔ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو ماڈرن ٹائپ فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں ویسے نیو ٹائپ آف PHC سینٹرز نہیں ہے، کچھ علاقے میں ہیں، ابھی بھی لوگ پریشان ہیں۔ ہیوی سنو ہوتی ہے، ہماری SDRF زمرے میں بھی لایا گیا تھا لیکن وہ کہیں دکھتی نہیں ہے۔ 6-7 دن جو ہے برف صاف نہیں کی جاتی ہے، لوگ 4 پائیوں پہ جو ہے اپنے مریضوں کو ہاسپٹل لاتے ہیں۔ کب ہوگی ڈیولپمنٹ ضلع شوپیان میں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی ان سے اختلاف کی تو کوئی گنجائش بنتی نہیں، لیکن وجوہات کو لے کر ہمارے بیچ میں شاید اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ شوپیان میں کیوں نہیں ہو رہی ہے، باقی جگہوں پہ کیوں ہوئی ہے، یا تو آپ کہیے کہ کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر باقی جگہوں پہ ہو رہی ہے، کلگام میں ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ نمائندہ صحیح ہو تو کام زیادہ ہو جاتے ہیں اچھے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں۔ شوپیان اس وقت بھی کس انڈیکس میں ہے، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ میں 16 بار 2021 میں نارتھ میں چلا گیا۔ کتنی بار؟ کبھی مجھے کوئی جانے میں دقت نہیں ہوئی، اپنی گاڑی میں بیٹھا نکل گیا۔ ایک برائے نام جپسی ساتھ تھی، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن جب بھی مجھے سری نگر سے شوپیان آنا ہوتا ہے تو تیاری کرنا پڑتی ہے، لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ میں کتنی سانس لوں گا، میں کتنا پانی پیوں گا، میں کہاں ٹھہروں گا، میں کہاں جاؤں گا۔ اور اگلے روز صبح 9:30 بجے جب رات کو میرا پروگرام آتا، صبح مجھے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، شوپیان والے اجازت دیتے ہیں تو پلوام والے نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں سے مت جاؤ، کوئی اور روٹ لے لو۔ تو جب یہ ستھی ہوگی کہ ایک نمائندہ باہر تک نہیں نکل پائے گا، یہاں امن نہیں ہوگا، باقی چیزیں نہیں ہوں گی، تو اس کا اثر ڈیولپمنٹ پر پڑے گا ہی پڑے گا۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، صرف شوپیان میں ایسے حالات نہیں ہیں، کولگام میں بھی ہیں، ساؤتھ کشمیر سب میں ہیں، لیکن باقی ضلع 3 ضلع ہیں ہمارے ساؤتھ کشمیر کے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام اچھی طرح سے ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ نہیں، آپ پہلے ساری سچویشن دیکھ لیں، اننت ناگ جانے میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ کیا ہمیں حالات کو اس ٹائم کا ویٹ کرنا چاہیے، اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب پیس ہو جائے گا، جب امن ہوگا تب یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی؟ بالکل ایسی بات سچ نہیں ہے۔ اپنی سینے پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے کہ میں نے 3-4 سال MLC کے طور پہ کام کیا، تو آپ دیکھیے انہی حالات میں ہم نے کام کیا اور دکھانے کے قابل کام کیا۔ اب میں اس کی لسٹ آگے کبھی چھاپوں گا، جہاں مجھے کام کرنے کا موقع
ملا. یہ صحیح ہے, میں بازار میں کام نہیں کر سکا کیونکہ مجھے مینڈیٹ ہی نہیں تھا بازار میں کام. جب آپ ایز ایم ایل سی, کیونکہ آپ کو باقی اضلاع بھی تھے, وہاں پہ بھی کام کرنا تھا, یہاں پہ بھی آپ نے کام کیا, ایک ایز ایم ایل سی آپ نے کام کیا, ڈیولپمنٹ کے کام اچھے کیے ہیں, آپ کے کام دور سے دکھائی بھی دیتے کہ کہاں پہ آپ نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں. لیکن پی ڈی پی کی اور سے 3 سال لگاتار تین ایم ایل اے آئے, لیکن کہیں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہمیں دیکھنے کو دور دور تک ملے نہیں. ایم ایل اے تو آتے رہے یہاں پہ, لیکن صرف سری نگر کا رخ کیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ پہلی بار جو ایم ایل اے ان کا تھا تو تب گورنمنٹ کوئی اور تھی. وہ کتنا کر سکا کتنا نہیں کر سکا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد دوسرے ایم ایل اے صاحب تھے تو میں اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, وہ حیات ہیں, آپ ان سے سوال پوچھیے. میں اپنی کارکردگی کا جواب دینا چاہوں گا. جب انٹرویو میں ہم جاتے ہیں, اگر 2 بھائی بھی جائیں تو دونوں اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں. ایم ایل سی کے طور پہ جو میرے دائرے اختیار میں تھا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے 100% صحیح کیا یا میں نے پورا جتنا میری ذمہ داری بنتی تھی اتنا کام میں نے کیا. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سر اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میری کارکردگی ہرگز بری بھی نہیں تھی. میں اچھے خاصے نمرات سے پاس ہو جاؤں گا. میں نے کام کیا, پیسہ بھی جو میرے پاس آیا وہ بھی دیا. کہیں آپ نے کوئی شکایت نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ کہ پیسہ بانٹا, سی ڈی ایف بانٹا, باقی چیزیں کی, ٹرانسفریں کروائیں. کہیں کوئی 5 پیسے کا کوئی شخص کرپشن نہیں بتا سکتا, ایسا کوئی نہیں, اوپن چیلنج ہے. تو جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ کیا. اپنے علاقے میں جس کا مجھ پہ پہلا حق تھا کیونکہ وہ پسماندہ علاقہ ہے, اس کو بھی بہت کچھ بدلنے کی, کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں. پہلے امن تھا, آج امن نہیں. پہلے بندوق نہیں تھی, اب بندوق ہے. اس وقت اس طرح کام تھا, لیکن شاید اس وقت مسائل اتنے نہیں تھے, پیسہ اتنا نہیں تھا. اور میں یہ نہیں مانوں گا کہ ان لوگوں نے بھی کام نہیں کیا. ہمیشہ کام, یہ یاد رکھنا چاہیے, بازار سے شروع ہوتا ہے پھر دیہات تک پہنچتا ہے. تو یہ صحیح ہے اس وقت دیہات میں کوئی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ, لیکن یہ کہنا کہ وہ لوگ بھی بڑے کمپیٹنٹ تھے اپنے زمانوں میں. ہم نے شمیم جیسی شخصیت بھی یہاں پیدا کی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے کریوا پہ جو پہلی واٹر سپلائی سکیم ہے, جو پہلی نہر ہے, اس کی بنیاد تو شمیم صاحب نے ڈالی. مجھے آج بھی یاد ہے, لیکن آپ کو حیران ہوں گے پیسہ کتنا سینکشن ہوا تھا, 6,54,000 روپے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد آپ جیسا نمائندہ چنیں گے, جتنی اس میں کمپیٹنس ہوگی اتنا ہی وہ آپ کو آگے دھکا دے گا. یہ کہنا کہ میں کوئی واحد آدمی ہوں, مجھے تو ایسی کوئی غلط فہمی, اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے اس طرح کی غلط فہمی سے. میرے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سب سے کم تر آدمی ہوں. یہاں اتنے قابل لوگ ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنے ہوشیار لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ اس میدان میں اترتے ہی نہ ہوں. کیوں؟ آج کے روز سیاست کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن اور پھر سیاست میں آ کے عبادت کرنا اس سے بھی مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آپ حیران ہوں گے, میرے پاس کئی عزیز آتے ہیں, ہم جوائن کریں گے, میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہوں کیونکہ بہت مشکل ہے. لیکن ریئرسٹ آف ریئر میں کوئی کام کرے وہ الگ بات ہے. باقی یہاں لوگوں کی کمی نہیں ہے نا, لیکن اچھے لوگ ادھر آتے ہی نہیں ہیں. بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے, بہت ہی پیاری شخصیات ہیں. لیکن یہ کہیں آپ کہ میں ایک لاسٹ سوال, کشمیر فائلز فلم بنی, پنڈتوں پہ 90 کی بات ہے, جب کہا جا رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہوا, لیکن اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو کشمیر پنڈت سے زیادہ جو ہے ادر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں اس وقت مارے گئے تھے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک ٹف سوال ہے, سیدھی بات ہے, اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ماحول نہیں ہے, کیونکہ اس ملک میں اب گھٹن ہے, ریاست میں بھی گھٹن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, جو آدمی بات کرے گا, سچ بولے گا, اس کو ایک پارٹی یا دوسری پارٹی پہلے فتویٰ دے گی یا مار ڈالے گی. ایک پارٹی کہے گی یہ غدار ہے, یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے, یہ اسلام کا دشمن ہے. دوسری پارٹی کہے گی یہ پاکستانی ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. تو اس طرح کی باتوں پر آپ کیسے تبصرے کریں گے؟ ذاتی طور میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ فلم دیکھی نہیں ہے, لیکن اتنی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک فلم ہے. فلم ہو یا شاعری, دونوں مبالغے کے بغیر
वजूद में नहीं बन नहीं सकता। ये बिल्कुल हकीकत नहीं होती, इसमें हकीकत होती है, लेकिन इसको जब तक आप मसाला नहीं डालेंगे, मिर्ची नहीं डालेंगे, तड़का नहीं लगाएंगे, तो ये सालन कभी पकता। कहा जाता है कि बीजेपी जो आपने पूरी बात नहीं सुनी। तो एक बात है, फिक्शन कभी भी हकीकत नहीं सारा होता। तो ये जो हो रही है अब इस फिल्म को लेकर सियासत, गंदी सियासत खेली जा रही है, वोट पर सियासत खेली जा रही है, तो उससे दूरियां बढ़ सकती हैं, नज़दीकियां नहीं आएंगी, बल्कि इससे रिकन्सिलिएशन नहीं होगी। जो गलत हुआ है वो हमें वो मानना चाहिए। आपने कहा कि मुसलमान भी मारे गए, लेकिन शायद पंडित के यहाँ तादाद में कम थे, उन पर असर ज़्यादा पड़ा। दूसरा ये था कि एक नफसियाती मामला भी था कि पंडित ने अपने आप को गैर महफूज समझा, सीधी बात है, तो वो यहाँ से निकला, इस पर कोई शक नहीं। अब कितने मरे ये तो कहानियाँ हैं, ये तो डिटेल्स होती हैं। फिर तो ये जब सियासत इन चीज़ों पर की जाए तो फिर इन चीज़ों से कुछ बनता नहीं, इससे बिगड़ता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पंडितों को वापस लाने का रास्ता बनाया जाए, लेकिन नफ़रत के तौर पर नहीं। बरादरी यहाँ जो जिस माहौल में उनको रहना है, तो एक ही रास्ता कि पंडित और यहाँ का कश्मीरी मुसलमान, कश्मीर दोनों का है, दोनों इकट्ठा रहें, दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करें, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्शन दें, तो वही एक रास्ता है। अदरवाइज़ तो डिज़ास्टर ही डिज़ास्टर। आखिर में हमारे ये वोट एक एतबार से आप गवाही देते हैं, तो जो शख्स जानबूझ के गलत आदमी को गवाही देते वोट देता है, राशि को वोट देता है, चोर को वोट देता है अपनी गर्ज के लिए, अल्लाह बचाए किसी बुरे आदमी को देता है, तो वो उसका कहीं ना कहीं हिस्सादार बन जाता है। अगर अच्छे आदमी को देगा, अगर वो अच्छा काम करेगा, तो वो भी उसके लिए एक सदका जारिया है। अब ये लोगों को तय करना है, वो जिसको चाहेंगे कबूल करेंगे, जिसको चाहेंगे रिजेक्ट करेंगे। हर आदमी अपनी अपनी जगह पे समझता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम भी इस राह में खड़े हैं, लोगों को फैसला करना है, और मैं उनके फैसले को सलूट करूँगा। शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। तो ये ज़फ़र इकबाल मनाज़ साहब थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के। इन्होंने अपने ख्यालात का जो है इज़हार किया कि किस तरह से एक वोटर को एक ईमानदार और सच्चे जो कैंडिडेट है उसको वोट देना चाहिए, खुद चुनना चाहिए कि कौन वोट के हकदार हैं।